सिकंदर लोदी एक्चुअली अपने पिता का बहुत ज्यादा सम्मान करता था, लेकिन एक बात पर अपने पिता से अक्सर नाराज रहता था। वो अक्सर अपने पिताजी से हमेशा कहता था कि पापा, आप सुल्तान हो और आप सुल्तान होकर ऐसे क्या कालीन के ऊपर बैठते हो, जबकि आपको तो है वो ठरके से बैठना चाहिए आसन के ऊपर। मतलब अमीरों और सुल्तान के बीच में एक फर्क तो होना चाहिए, एक गैप तो होना चाहिए। तब वो इसको हमेशा बहलोल लोदी इसको समझाता था कि देख बेटा, मुझे इन लोगों को इसी तरीके से हैंडल करना आता है, इसलिए मुझे इसी तरीके से इन लोगों को हैंडल करने दे। और तू ऐसे चाहता है कि भाई सुल्तान गद्दी पे बैठे, तो देख, मैं तो आज नहीं तो कल मर जाऊंगा। उसके बाद में तू जो है वो आराम से है ना, तेरे तरीके से तू सब जैसे इनको हैंडल करना चाहे वैसे करना, और मुझे यही वाला तरीका अच्छा लगता है। उसके बाद में इसके पिता ने इसको कहा कि आदमी को कभी भी अपना नेचर और सिग्नेचर बदलने का प्रयास नहीं नहीं करना चाहिए। जो आदमी जैसा होता है मूल रूप से वैसा ही अच्छा होता है, और वो जैसा है उस हिसाब से कुछ न कुछ अचीव कर सकता है। वरना वो किसी व्यक्ति को कॉपी करके सब लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने का प्रयास करना, तो ये अपने आप में असफलता की एक बहुत बहुत बड़ी निशानी है। तो वो सिकंदर कहता ठीक है पापा। और वो सिकंदर कहता था कि देखो पापा, मैं तो जब पावर में आऊंगा ना, तब मैं तो है ना सिंहासन का प्रयोग, वो मतलब वो सब सिंहासन का प्रयोग करूंगा और उसी स्टाइल से रहूंगा। तब बहलूल कहता है बिल्कुल हो सकता है कि तू मतलब उस बात को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो जब सिकंदर का जब राज्याभिषेक होता है, मतलब जब इसकी मृत्यु होती है बहलोल की, तब सिकंदर अपने कुछ खास खास लोगों को बुलाता है, कहता है इधर आओ। तो वो आते हैं लोग, और उसके बाद सिकंदर कहता है जैसे मेरे जब राज्याभिषेक की बात हो, उस समय तुम लोग फटाफट ये कहना सिंहासन लेके आना, क्योंकि मैं ना सिंहासन पे बैठूंगा और उसके ऊपर बैठ के जो अपना राज्याभिषेक करवाऊंगा। क्योंकि पूरा खेल किसका है, सिंहासन का ही खेल है, गेम ऑफ थ्रोन्स। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी सीरीज। तो वो यूं कहता है, लेकिन वो सिंहासन तो मंगवाता है जो मंगवाता है, साथ ही साथ अपने कुछ खास लोगों से कहता है कि तुम लोग लोगों के ऊपर फोकस रखना, लोगों के ऊपर एक नजर रखना। मैं जब सिंहासन पर बैठता हूँ, तब किन किन लोगों को अच्छा लगता है और किन किन लोगों को बुरा लगता है। जिनको अच्छा लगता है अपन समझ जाएंगे कि वो लोग सारे अपने लोग हैं, और जिनको बुरा लगता है तो अपन लोग समझ जाएंगे कि वो सारे के सारे जो है वो पराये लोग हैं। इसलिए उनका एक अलग ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं हाँ सर बिल्कुल, ध्यान ध्यान रखेंगे इस बात। सिकंदर का राज्याभिषेक हो रहा था, तो इसने ठीक है सिंहासन मंगवाया, सिंहासन पे बैठा। तो एक्चुअली सिकंदर को लगा था कि अमीर ऐसे दो ही भागों में होंगे, जबकि अमीर एक्चुअली तीन चार चार भागों में डिवाइड हो गए। कि जब जैसे सिंहासन लाया यार, ये जाके जैसे सिंहासन पे बैठा, तो बहुत सारे अमीर खुश हो गए। उन्होंने कहा हाँ यार, ये तो इतना तो बनता है कि सिकंदर जो है वो हमारा सुल्तान है। ठीक है, तो सुल्तान के ऊपर सिंहासन तो सब है ना, सुल्तान के पास सिंहासन तो होना ही चाहिए। तो फिर उनको लग गया कि अच्छा अच्छा, यही अपने फेवर के है। कुछ लोग थे जो न्यूट्रल थे, उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा था एक्चुअली। सब उन लोगों के लिए वैसे था कि तू बोले सिंहासन पे बैठ या ना सिंपल जमीन पे कालीन पे बैठ या खड्डा खोद के बोले जमीन के अंदर बैठ। हम लोग कुछ लोग थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ले, मतलब है ना, कल का छोरा और हमारे सामने सिंहासन पर बैठ रहा है, जबकि इसके बाप की हिम्मत नहीं थी कि सब हमारे सामने वो मतलब है ना, इसका बाप भी कभी सिंहासन पे बैठे। तो सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के खास खास लोगों ने उन लोगों की एक लिस्ट बनाई कि साहब कौन कौन से लोग हैं जो फेवर में हैं, कौन से लोग न्यूट्रल है, और विशेषकर उनका ध्यान रखा कौन कौन से लोग हैं जो इस बात पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी बुरे तरीके से। तो उसके बाद में सिकंदर उन सब का ट्रीटमेंट करेगा धीरे धीरे समय के साथ में। लोदी के बारे में इतिहासकार लिखते हैं इसने वापस सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाया था, वरना बहलोल लोदी के समय सुल्तान के पद की गरिमा नहीं थी। क्योंकि सुल्तान खुद ही जो आए गए लोगों को पानी पिला रहा है, खाना खिला रहा है, उनको वेलकम कर रहा है। हालांकि वेलकम करना कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन उनको ये छोड़ने जा रहा है बाहर। और जब भी अमीर घोड़े पे बैठे तो खुद वो सब उसको है ना घोड़े लगाम पकड़ रहा है, और वो बहुत ज्यादा ही ऐसा कर रहा था। जबकि इसने सिकंदर ने वापस सुल्तान के पद की गरिमा को बढ़ाया, सिंहासन पर बैठना आरंभ किया। अब इसके बारे में एक वो जो किस्सा है, एक दिन ये और इसके अमीर सारे सारे जो है वो सब है ना पोलो खेल रहे थे। तो पोलो खेलते समय दो अमीर आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, उनके बीच में कोई न कोई डिस्प्यूट हो गया। सिकंदर ने कहा क्या हुआ? तो वो उसमें से एक कोई अमीर बोला कि ये हमारे आपस की बात है, तेरे को ज्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपस में निपट लेंगे। सिकंदर ने कहा यार फिर भी मैं मतलब तुम लोगों का सुल्तान हूं, इसलिए मुझे बताओ तो सही। तो वो दूसरा अमीर भी बोला, करे आपको कहा ना हमारे आपस का मैटर है, एक्चुअली हमारे बीच में कुछ न कुछ थोड़े है ना डिस्प्यूट है, इसलिए हम लोग झगड़ रहे हैं। तब सुल्तान ने कहा ऐसे नहीं होता है, तुम्हारे आपस की कोई बात नहीं होती, मैं सुल्तान हूँ, और चूंकि तुम लोगों ने अपराध किया है कि तुम लोग सुल्तान के सामने झगड़ रहे हो, इसलिए इस बात पर तुम लोगों को है ना सजा मिलेगी। तो वो दोनों सब अमीर एकदम से सुल्तान की तरफ मुड़े, सजा? तो उसने कहा बिल्कुल। और इस बात पर उसने ताली बजाई, और ताली बजाकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा दोनों को पकड़ लो।
और दोनों को ले जाओ सड़क पे, और सड़क पे पब्लिक के सामने इन दोनों को कोड़े मारो, और पब्लिक को बताना कि चूंकि ये सुल्तान के सामने झगड़ रहे थे इसलिए मैंने इनको पिटवाया। तो वो कहते हैं ना, जब आप ऐसे एक दो लोगों को मारते हो ना, तो 20 लोगों की आंखें खुल जाती है। तो हाथों हाथ 20 लोगों की आंखें खुल गई। सबको समझ में आ गया कि अब ये जो शासन है वो बहलोल का नहीं है, अब ये शासन जो है वो सिकंदर का है। तो सिकंदर ने इवन अपने सब है ना अमीरों से कहा, अमीरों से, सूबेदारों से, सबसे, कि मैं जो तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ वो तो बहुत है ना अलग बात है। मैं यदि है ना मेरी तरफ से कोई ऑर्डर जारी करता हूँ ना, तो तुम लोग उसका भी सम्मान करोगे। हाँ, कहीं पे भी हूँ, लेकिन मेरा यदि शाही ऑर्डर तुम्हारे पास में जब सब आने वाला होता है, पहुंचने वाला होता है, तो तुम लोग है ना खुद उसको रिसीव करोगे, वो भी 7 किलोमीटर बाद है ना पहले। कि भाई जौनपुर के अंदर कोई न कोई व्यक्ति जैसे वहां का जो है वो इक्तदार है, तो फिर इसने कहा मैं जब भी मेरा फरमान आएगा तब जौनपुर का जो भी इक्तदार है, जो भी वहां का गवर्नर है, वो 7 किलोमीटर चल के आएगा और मेरे ऑर्डर को रिसीव करेगा। इतना ज्यादा सम्मान होना चाहिए यहाँ पे मेरा। तो वो अमीर उनका ठीक है साहब करेंगे। तो हालांकि इसने इस बात को पूरे तरीके से मेंटेन किया। हम अपने यही कहते हैं, इतिहास के अंदर लिखते हैं कि सल्तनत काल का सबसे हैंडसम आदमी यही था। सल्तनत काल में सब जितने भी शासक हुए हैं उसमें से कहते हैं है ना दिखने में सबसे बुरा बलबन था, और सबसे अच्छा दिखने में जो है वो है ना साहब है ना सिकंदर था। इसको संगीत का बहुत ज्यादा शौक था, इतना ज्यादा शौक था जिसकी कोई हद ही नहीं थी। इसलिए इसने संगीत को है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित भी किया था। अब आप कहोगे ये है ना कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक तरफ तो मैंने कहा कि भाई इसको संगीत का बहुत बहुत ज्यादा शौक था, और एक तरफ इसने इनडायरेक्टली संगीत को बैन भी किया था। हालांकि इसने ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर कभी जारी किया नहीं कि भाई संगीत बजेगा ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये हमेशा कहता था प्लीज यार म्यूजिक नहीं। तो इसके पीछे कारण था, इसको संगीत का इतना शौक था कि जैसे संगीत सुनता था ना, तो ये भूल जाता था सब कुछ ही। और संगीत सुनते ही इसके पैर यूं थिरकने लगते थे, जैसे कई लोग नहीं होते म्यूजिक सुनते ही उनके पैर ऑटोमेटिकली सब थिरकने लग जाते हैं। पर वो एक स्पाइडरमैन मूवी का डायलॉग है, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। कि आप लोगों का जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब आप भले किसी भी शादी में जाओ, कुछ भी नाचो कूदो, कुछ भी कर लो, कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन कल को आप जैसे एसडीएम बन जाते हो, और एसडीएम बनने के बाद में फिर आप किसी शादी वगैरह में जाओ और वहां पे म्यूजिक बज रहा हो, और आपकी इच्छा तो खूब होगी मैं भी जाके एक बार नाचूं, लेकिन फिर आपको भी लगता है कि नहीं यार मैं इस इलाके का एसडीएम हूं, यहाँ जाके तो मैं मतलब कैसे ही नाचूं। तो एक वो एक है ना प्रोटोकॉल टाइप से हो जाता है कि नहीं नहीं अपन ऐसे नाचते हो अच्छे लगते नहीं है। क्यों? और यदि आप नाचना स्टार्ट भी कर दो तो आसपास जितने भी लोग खड़े होते हैं सबके मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग देखो सर या मैम देखो डांस कर रहे हैं, और सब उसके बाद में वो उसको फटाफट है ना वायरल भी करते हैं कि ये देखो मेरे है ना भैया दीदी की किसी की शादी थी, और उसके अंदर यहाँ के जो एसडीएम सर है या एसडीएम मैम है वो खुद आए थे, उन्होंने खुद ने इतना एंजॉय किया, और देखो वो खुद यहाँ पे नाचे, और सब पता लगा 1 घंटे के अंदर क्या चारों तरफ फैल गया कि आप नाच ही रहे हो। तो एक वो थोड़ा हो ही जाता है। तो वो कहते हैं सिकंदर के पास में भी जब कोई भी आदमी आता है, सिकंदर को कहता कि सर मेरे बेटे या बेटी की शादी है आपको आना है, तब सिकंदर कहता चलो मैं आ तो जाऊंगा, पर प्लीज जब मैं आऊं तब उस देर थोड़ी देर के लिए संगीत को है ना बंद रखना। तब वो आदमी कहता सर क्यों? अरे कि यही तो दुख है रे, यही तो मजबूरी है। संगीत सुनते ही फिर अपने से कंट्रोल रहता ही नहीं है। फिर तो अपन संगीत सुनते ही तो हाथ सीधे ऊपर चले जाते हैं, और पैरों के अंदर एक अलग प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक नहीं लगता, फिर लोग कहते हैं कि लो देखो यार सुल्तान है यार, ऐसे नाच रहा है यहाँ पे। तो हालांकि उसको कई लोग कहते हैं सर इसमें क्या है, आपको अच्छा लगता है उसने कहा, बात तो सही है पर ठीक नहीं लगता है फिर भी। तो वो कहते हैं संगीत का इसको बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए इसने संगीत के ऊपर तो बाद में एक पुस्तक भी लिखवाई थी, जिसके बारे में अपन लिखेंगे बाद में, ठीक है। शहनाई इसका प्रिय वाद्य यंत्र था। शहनाई सुनते ही तो मतलब ये खुद शहनाई बन जाता था। तो वो तो इसके बारे में कहते हैं कि भाई शहनाई सुनने के बाद में तो ये फटाफट अपने नहीं होते, जैसे कुछ लोग होते हैं शादियों के अंदर वो जो है ना नागिन डांस करते हैं, आप तो आती है, और नागिन डांस लोगों का फेवरेट होता भी है। तो कहते हैं इसका भी नागिन डांस फेवरेट था। शहनाई सुनते तो ये खुद ही है ना शहनाई बजाता था, और साथ ही साथ जो है वो नागिन डांस करता था। तो इसके लिए इसने एक व्यवस्था कर रखी थी, अपना खुद का एक जो है ना अपना खुद का एक फार्म हाउस था, ठीक है। वहां पे जाता, कुछ लिमिटेड इसके दोस्त थे, उनके सामने फिर ये संगीत सुनते थे, और फिर ये शहनाई पे जो है वो सब नागिन डांस करता था। बहुत ही धूम धड़ाके से करता था, अच्छे से करता था। ये इसकी कुछ है ना विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसके बारे में अपन बात करें तो ये एकमात्र ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने खुम्स के अंदर जो लूट का होता था उसके अंदर इसने हिस्सा नहीं लिया। इसने कहा खुम्स के अंदर लूट नहीं, सब हिस्सा नहीं, ठीक है, खुम्स के माल के अंदर। इसके अलावा इसने जो मतलब इसने है ना चुंगी कर जो है सब उसको भी समाप्त कर दिया था। पहले एक्चुअली जो भी एक शहर या कस्बा होता था
उसके अंदर जब से भी बाहर से कोई खाने पीने की चीजें आती थी, विशेष करके अनाज, फल फ्रूट, ठीक है, सब्जियां, ठीक है, तो और आपके और भी दूध दूध वगैरह, उन सब के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको बोलते थे चुंगी। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, अब जो है सब नाके सारे बंद हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी लैंडमार्क है भाई चुंगी साहब है ना, चुंगी नाके के पास में, तो वो एक टैक्स लगता था चुंगी। तो साहब इसने कभी चुंगी टामक वो जो टैक्स है ना लिया भी नहीं, इसने चुंगी लेने से मना कर दिया था। इसके अलावा इसके समय इसका अभियान ग्वालियर की तरफ चला था, इसलिए इसने ग्वालियर और उसके आसपास के इलाकों पर थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए एक नया नगर बसाया, ठीक है, जिसका नाम है आगरा, ठीक है, और आगरा को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो आगरा एक वो जो पहले से शहर था, पुराना था, पर इसने फिर भी उसको बसाया था, तो इसलिए कहते हैं कि आगरा का संस्थापक मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर ये था, और उसने इसको बाद में जो है वो अपनी राजधानी भी बनाया था। वो केवल इसके पीछे एक ही कारण था कि ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण करना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने जमाने के अंदर एक मेजरमेंट यूनिट को लॉन्च किया था, उसका नाम था सिकंदरी गज। आप लोगों को पता है कि अभी भी अपन लोग जो भी प्लॉट वगैरह नापते हैं तो उसको गज में नापते हैं। लोग कहते हैं कि 200 या 400 गज का प्लॉट है। तो ये हर जगह अलग अलग है। जैसे जयपुर के अंदर गज ज्यादा प्रचलित है ना, वो जो अपने है ना पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे स्क्वायर फीट ज्यादा प्रचलित है। लोग यूं कहते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, ठीक है। साउथ के अंदर भी जो यार्ड ज्यादा प्रसिद्ध है। तो ये एक जो मेजरमेंट यूनिट होती है, नापने की इकाई होती है, तो इसने जिस इकाई को लॉन्च किया था उसका नाम था सिकंदरी गज। हालांकि इसका प्रश्न आने का कोई चांस नहीं है कि कोई आपसे ऐसे पूछेगा नहीं कि सिकंदरी गंज सिकंदरी गज किसने लॉन्च किया था। और फिर आपको मैंने ऑप्शन में देगा ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी अकबर और डी मतलब बाबर। तो सब हर कोई कहेगा अच्छा सिकंदरी गज है तो इसका मतलब सिकंदर लोदी सही है। लेकिन ये सिकंदरी गज बाद में काम आएगा, जब अपन शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे तब इसका एक बार अपन और वापस जो है वो इसकी बात करेंगे। फिर मैंने आपको कहा ये कि इसका इंटरेस्ट एक तो म्यूजिक में बहुत बहुत ज्यादा था, इसलिए इसने म्यूजिक के ऊपर एक बुक कंपाइल करवाई थी। इसने कुछ लोगों को, एक्सपर्ट्स थे, उनको सबको बुलाया और कहा कि देखो भाई म्यूजिक के ऊपर एक बुक जो है वो तुम लोग कंपाइल करो, तो मतलब है ना वो जो मतलब है ना उसको मतलब पूरा पूरा इकट्ठा करो। एक ये मैंने आपको जैसा पहले ही कहा कि साहब ये सल्तनत काल का सबसे हैंडसम शासक था, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था। लोग यूं कोई भी व्यक्ति इससे मिलता तो मिलते ही इसको कहता है सर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, नाइस लुकिंग, गुड लुकिंग, मतलब साहब है ना नाइस लुकिंग, गुड लुकिंग, मतलब हैंडसम, ब्रावो एटसेट्रा, वो भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता था, मतलब करते थे। तो जब आप किसी व्यक्ति को ऐसा कहते हो ना, तो आगे वाले व्यक्ति के ऊपर एक प्रकार का दबाव आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसको लगता है कि मैं यार हमेशा अच्छा लगता हूँ, इसका मतलब आज भी मेरे को अच्छा लगना ही लगना है। तो फिर उसके बाद में उसके ऊपर एक वो जो है ना प्रेशर ही होता है कि अपन हमेशा ही है ना सज धज कर पूरा अच्छे से तैयार तैयार व्यार रहो। वरना एक कोई होता है ना जिसको यूं भूत टाइप से रहता है, कोई उसके बारे में कमेंट करता भी नहीं है, तो फिर उसको लगता है चलो यार क्या है अपन कहीं चले जाओ, कैसे ही चले जाओ, जैसा पहले मुंडो धोयो और नी है ना, नी भी धोयो, एक ही बात है। तो इसको लोग हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, सर आप बहुत ज्यादा मतलब है ना अच्छे दिख रहे हो आज, तो फिर इसके ऊपर एक प्रेशर था। तो उसके बाद जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती गई, तो इसका इंटरेस्ट है वो है ना आयुर्वेद में बढ़ता गया। ये रात दिन बैठ के है ना वो आयुर्वेद के नुस्खे पढ़ता रहता था कि भाई है ना बालों को सुंदर चमकीला लहराता हुआ कैसे बनाएं, सफेद बालों से निजात कैसे पाएं, बाल उड़ रहे हैं उससे निजात कैसे पाएं, है ना चमकती दमकती त्वचा कैसे प्राप्त करें, एटसेट्रा। ये हमेशा रात दिन बैठ के आयुर्वेद के नुस्खे पढ़ता था। अपने नहीं पढ़ते जैसे गाँवों के अंदर दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, तो वो ये भी करता था। इसलिए इसने मतलब है ना कालांतर के अंदर तो आयुर्वेद के ऊपर मतलब आयुर्वेद के जितने सब है ना वो जो नुस्खे थे उसके ऊपर भी एक बुक का संकलन करवाया। एक जो बुक है वो है ना कंपाइल करवाई थी इसने। तो ये भी इसका जो है सब है ना ये भी इसका योगदान है। तो ये ऐसे कुछ है सिकंदर लोदी के बारे में तो अपन बात करेंगे। और सिकंदर लोदी ने अच्छे से शासन किया, अपना पूरा पूरा चलाया भी था। तो अपन जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। सिकंदर लोदी 1489 से लेकर 1570 तक जो है वो इसका शासनकाल रहा था, सिकंदर लोदी।